नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मानवेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लॉ स्कोप। यदि आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट सारी वीडियो हमारी मिलती रहें। तो आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में हम आपके लिए स्पेशली लेके आए हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, यानी कि विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम 1963 का जो एक्ट है, इसके बारे में आज की वीडियो हम पूरे विस्तार से जानेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ। तो मध्य प्रदेश सिविल जज का ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इसके अंदर हमें बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो आइए बेसिक चीज़ों के साथ हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसका एक्ट नंबर जो है 47 है 1963 का। पुराना एक्ट था जो इससे पहले जो एक्ट चलता था 1963 से पहले, उसका नाम था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। एसेंट मिली थी प्रेसिडेंट की 13 दिसंबर 1963 को और ये एनफोर्समेंट हुआ 1 मार्च 1964 को। टोटल तीन पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है। टोटल चैप्टर 8 हैं और टोटल सेक्शन 42 हैं। इसके अंदर बेसिकली 44 सेक्शन हैं, लेकिन 2 सेक्शन लास्ट की रिपील्ड हैं, तो 42 सेक्शन आज की डेट में एग्जिस्टेंस में। एक्सटेंट की बात की जाए तो होल ऑफ इंडिया पे इसका एक्सटेंट है। और इसका अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो अधिनियम का उद्देश्य विनिर्दिष्ट अंतोष से संबंधित विधि को परिभाषित करना और संशोधित करने हेतु इस अधिनियम को हमने बनाया है। तो आइए हम कुछ चीज़ों को इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्यों बनाया गया? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस एक्ट के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, वैसे तो बहुत छोटा एक्ट है, लेकिन यदि सिविल के संबंध में यदि बात की जाए तो ये एक्ट इतनी बड़ी भूमिका निभाता है, इतना बड़ा योगदान देता है, जो क्योंकि इसके बिना किसी भी सिविल अधिकार की या सिविल दावे की आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आइए हम जानते हैं इस एक्ट को हमें क्यों बनाया गया। सबसे पहली बात आती है कि संविदा विधि जो कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित लॉ है 1872 का, हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उस लॉ में सिर्फ किसी व्यक्ति के विरुद्ध यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो सिर्फ एक रिलीफ हमें प्रोवाइड कराता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो है सिर्फ कंपनसेशन। सिर्फ कंपनसेशन, जो कि हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर नंबर 6 में 73 से लेकर सेक्शन 75 तक प्रोविजन हमें उसके संबंध में मिलते हैं। सिर्फ एक ही रिलीफ हमें प्रदान किया गया, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो तो आप सिर्फ कंपनसेशन प्राप्त कर लें। लेकिन क्या कोई भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इसलिए करता है कि कोई रिलीफ ना मिल पाए या कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाए तो सिर्फ हमें कंपनसेशन मिल जाए? हर व्यक्ति इस उद्देश्य से संविदा करता है कि कहीं ना कहीं यदि संविदा पूरी ना हो तो उसके बदले में हम उसको पूरा करा सकें, उसको बाध्य किया जा सके। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिर्फ एक ही रिलीफ दिया गया। दूसरा बात याद आती है तो व्यक्तियों को अपने कार्यों से बाध्य करने के लिए और संविदा का पालन सुनिश्चित करने के लिए इस एक्ट को हमने बनाया और इसको अधिनियमित किया। इसके साथ साथ बात की जाए संविदा विधि में, तो हमने बताया बेसिकली कि एक ही रिलीफ हमें मिलता है, वो मिलता है प्रतिकर। लेकिन विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम में सिर्फ प्रतिकर ही नहीं मिलता, इसके साथ साथ बहुत सारे अंतोष हमें इसके अंदर प्रोवाइड कराए गए हैं। इसलिए हमने इस एक्ट को बनाया और जिससे जो व्यक्ति आपस में संविदा करते हैं उन संविदाओं को स्पेसिफिक रूप से हम परफॉर्म करा सकें, स्पेसिफिक रूप से बहुत सारी चीज़ों को हम लागू करा सकें, सिर्फ हम कंपनसेशन लेकर अपने आप को संतुष्ट ना करें। तो आइए एक और चीज़ हम जानते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कितने अंतोष दिए गए हैं। अब क्वेश्चन तो बनता है कि हमने बताया बहुत सारे रिलीफ हमें इसके अंदर मिलते हैं, तो आइए आज की वीडियो में हम जानेंगे कितने रिलीफ हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में दे रखे हैं। बेसिकली विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम में 7 अंतोष प्रदान किए गए हैं और 7 अंतोष के बारे में एक एक से हम जानते हैं कौन कौन से अंतोष हमें इसके अंदर मिलेंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में संपत्ति के कब्जे का प्रत्युत्तरण, यानी कि रिकवरिंग ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, इसके बारे में आपको मिलेगा पहला रिलीफ, जो सेक्शन 5 से लेकर 8 तक प्रोविजन करता है। दूसरा रिलीफ हमें मिलता है चैप्टर नंबर 2 में, जो बताता है संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन, यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
बहुत इंपॉर्टेंट रिलीफ है। आप समझ सकते हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना किसी कॉन्ट्रैक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और इस एक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमें सेक्शन 9 से लेकर 25 तक डील करता है। चैप्टर नंबर 3 आता है, थर्ड नंबर का रिलीफ हमें मिलता है। इसके अंदर लिखितों की परिशुद्धि यानी कि रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जो हमें सेक्शन 26 में मिलता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 आता है जो बताता है संविदाओं के विखंडन के बारे में यानी कि रसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। सेक्शन 27 से लेकर सेक्शन 30 तक ये प्रोविजन करता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 लिखितों के रद्दकरण के बारे में यानी कि कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एक रिलीफ हमें मिलता है। आप किसी इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल भी करा सकते हैं, ऐसे प्रोविजन इसके संबंध में हमें सेक्शन 31 से लेकर 33 तक मिलते हैं। 6 नंबर का रिलीफ आपको मिलता है चैप्टर नंबर 6 में, जो बताता है घोषणात्मक डिक्रियाँ यानी डिक्लेटरी डिक्रीज के बारे में प्रोविजन करता है और उसके बारे में आपको इस एक्ट की सेक्शन 34 और 35 में इसके बारे में प्रोविजन मिलते हैं। और इसके बाद लास्ट रिलीफ आपका आता है जिसको बोलते हैं प्रिवेंटिव रिलीफ यानी कि निवारक अंतोष, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। और प्रिवेंटिव रिलीफ हमेशा ही इंजंक्शन के माध्यम से दिए जाते हैं और जिसके बारे में सेक्शन 36 से लेकर 42 तक प्रोविजन किए गए हैं। तो बेसिकली स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में बेसिकली हमें 7 रिलीफ मिलते हैं। इन 7 रिलीफ को जानने के लिए हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ना होता है। तो आइए इसके फर्स्ट पार्ट को आज हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 2, इसकी हमें सेक्शन 2 हमें बताती है कि इसमें डेफिनेशन क्लॉज दे रखा है, कुछ डेफिनेशन दे रखी हैं। बेसिकली 4 डेफिनेशन हमने इसके अंदर दे रखी हैं। तो इसमें क्या डेफिनेशन है, सबसे पहली डेफिनेशन हमें मिलती है ऑब्लिगेशन यानी कि बाध्यता की। 2A में हमने इसकी डेफिनेशन दे रखी है। और बाध्यता से क्या तात्पर्य है, बाध्यता से प्रत्येक कर्तव्य जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है वो सारी चीज़ें बाध्यता कहलाती है, ऑब्लिगेशन कहलाती है। दूसरी डेफिनेशन मिलती है व्यवस्थापन यानी सेटलमेंट के बारे में। सेटलमेंट से क्या तात्पर्य है, ये इसके अंदर हमने बताया है कोई भी ऐसा दस्तावेज जो इच्छा पत्र यानी कि बिल या फिर ग्रोड पत्र ना हो, उसके अलावा कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी जंगम या स्थावर संपत्ति के क्रमबद्ध हितों का गंतव्य किया जाना, उसका व्ययन किया जाना या अन्यथा उसका न्यागमन किया जाना तय करता है। यानी कि अपनी लैंग्वेज हम समझें, कोई भी संपत्ति जो स्थावर या जंगम हो, दोनों प्रकार की संपत्ति के, उस प्रॉपर्टी के हितों को कैसे आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, कैसे उसका व्ययन किया जाना है, उसको हमें लोगों को देना है, किसके बाद किसके पास जाएगी प्रॉपर्टी, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं व्यवस्थापन। लेकिन इसके अंतर्गत बिल नहीं आएगा, क्रोड पत्र नहीं आएगा। 2 चीज़ों को छोड़कर कोई भी डॉक्यूमेंट जो किसी संपत्ति के संबंध में बताता है कि कोई प्रॉपर्टी कैसे आगे व्ययनित की जाएगी, तो वो सेटलमेंट कहलाता है। व्यवस्थापन पत्र एक ऐसा दस्तावेज होता है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु से पहले भी लागू कराया सकता है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तीसरी डेफिनेशन 2C में मिलती है ट्रस्ट की। तो ट्रस्ट बेसिकली क्या होता है, ट्रस्ट की डेफिनेशन यदि देखी जाए, इसमें तो इस एक्ट में जो दे रखी है सिर्फ ये देख रखा है कि भारतीय न्यास अधिनियम यानी कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट जो है 1882 का, उसकी सेक्शन 3 में जो डेफिनेशन दे रखी है वो डेफिनेशन मान्य होगी। लेकिन हम अपनी लैंग्वेज में देखें ट्रस्ट क्या होता है, 2 पक्षों के बीच वैश्वासिक संबंध को ट्रस्ट कहा जाता है यानी कि न्यास कहा जाता है, ऐसा हम समझ सकते हैं। इसके बाद 2D में आपको डेफिनेशन मिलती है ट्रस्टी की यानी कि न्यासी। जो व्यक्ति न्यास में संपत्ति प्राप्त करता है वो न्यासी कहलाता है। इसके बाद एक और डेफिनेशन आपको 2E में मिलेगी, उसमें बताया गया है कि जो भी वर्ड हमने इस एक्ट में यूज़ किए हैं लेकिन डिफ़ाइन नहीं किए गए और वो डिफ़ाइन किए गए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो वो सारे वर्डों का मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो दिया गया वही यहाँ पर लागू होगा। इसके बाद सेक्शन 3 हमें सेविंग्स के बारे में बताता है। इसका सेक्शन 3 में 2 चीज़ों को हमने सेव किया इस एक्ट में। सबसे पहली चीज़ हमने सेव की कि इस अधिनियम में आपको जो रिलीफ मिलता है उसके अलावा कोई और रिलीफ यदि आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग या आपने संविदा किया उसके अकॉर्डिंग आपको मिल सकता है, तो उस रिलीफ को ये एक्ट रोकता नहीं है, आप उस रिलीफ को भी क्लेम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है 1908 का, उसके रूल पर जब कोई इंस्ट्रूमेंट आप बनाएंगे उसके रूल को कोई इफेक्टेड नहीं करता ये एक्ट, ऐसा भी हमने इसके अंदर बताया। तो बेसिकली 2 चीज़ों को हमने सेव किया। इसके बाद लास्ट सेक्शन पार्ट नंबर 1 की हमें बताती है बिजनेस संतोष केवल व्यक्तिगत सिविल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए दिया जाना और
दांडिक विधियों को प्रवर्तित कराने के लिए नहीं। इसका बेसिक सा उद्देश्य सेक्शन 4 बताता है कि जो एक्ट है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सिर्फ सिविल राइट को लागू करने के लिए बनाया गया है, ना कि दांडिक विधियों को लागू करने के लिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम पार्ट 1 देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग हमारी वीडियो के लिए। और यदि आप और भी हमसे आगे जुड़ना चाहते हैं, हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी लाइव क्लासेस MPCJ की, MP ADPO की चलती हैं और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9755975821। इस पर आप व्हाट्सअप करके हमसे जानकारी ले सकते हैं कि हमारी क्लासेस कैसे चलती हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए, लेटेस्ट पोस्ट के लिए आपको सारी नॉलेज हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आपको मिलती रहेंगी, जो लॉ स्कोप के नाम से है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, जय हिंद।